नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज। आज हमारे साथ स्टूडियो में खास मुलाकात प्रोग्राम में शामिल है आहोर से विधायक छगन सिंह जी राजपुरोहित। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद मनोज जी। जैसा कि देश में कोरोना की जो दूसरी लहर थी, इसके बाद में एक इमरजेंसी जैसे माहौल क्रिएट हो गया था, या कहे तो एक आपातकाल सी स्थिति यहाँ पर जो है राज्य में हो गई थी। उसके बावजूद आपने आपके क्षेत्र में किस प्रकार से व्यवस्थाओं को संभाला ताकि जो ये लहर है वो ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाए? बिल्कुल मनोज जी, जब कोरोना की ये दूसरी लहर पूरे विश्व के साथ भारत भर में भी हमें जब मार रही थी, उस दरमियान में राजस्थान में भी जब हम मतलब कि कह सकते हैं कि राजस्थान में जहाँ सावधानी रखनी थी वो सावधानी नहीं रखते हुए कोविड की लहर हमें पूरी तरह से पकड़ लिया। हमें उस समय जब पूरे राजस्थान के साथ साथ हमारे जालोर ज़िले की बात करूं तो उसमें कोविड के हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल एक था जालोर अस्पताल, उसमें कोविड पेशेंट एडमिट होते थे और उनका जो प्रोटोकॉल के तहत इलाज होता था। उसके बाद में हमने प्रयास करके लेटा में शुरू करवाया, जो भी वो भी जालोर के पास में ही था। उसके बाद में जब सरकार के द्वारा ज़्यादा पेशेंट आने लगे तो एक घोषणा की। तो घोषणा ये हुई कि जहाँ पर भी सीएससी है, प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर एक सीएससी है, उसमें कोविड सेंटर खोला जाए। हम ये घोषणा देखकर मैं भी थोड़ा, मेरे को भी खुशी हुई कि कम से कम हमारे जो पेशेंट हैं उनको ये थोड़ी सी इलाज के लिए दूर जाना नहीं पड़ेगा और एडमिशन जो नहीं हो रहे वो हो जाएंगे। मैं अधिकारियों के पास मिला और अधिकारियों से बात की। मैंने कहा अब तो आप शुरू कर दीजिए सीएससी शुरू होगी तो कोविड सेंटर और पेशेंट वगैरह सब। सर के घोषणा हुई है लेकिन हमारे पास कुछ सामग्री तो है ही नहीं। नहीं तो हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, नहीं कोई जो इंजेक्शन चाहिए वो नहीं मिलेंगे, खाने पीने की व्यवस्था कौन करेगा। तब मैंने इनको कहा कि ऐसी बात है तो अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में मैंने तुरंत भामाशाह से बात की। तो इस दरमियान हमारे ऊण गांव से विक्रम सिंह जी राजपुरोहित, ललित जी राजपुरोहित, मोहन जी प्रजापत, उसके बाद में हम जाते गुड़ा में तो गुड़ा में मोहन जी खत्री, उसके बाद में शंखवाली में नरपत सिंह जी, और उसके बाद में रायतल वाला, उन्होंने मिलाकर मुझे 40 ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद के, मैंने वहाँ से ऑक्सीजन प्लांट के वहाँ जाके 40 ऑक्सीजन खरीद के वो सीएससी शुरू की। सीएससी तो शुरू की। उस दरमियान में मेरे एक नरपत सिंह जी रेवतड़ा थे, तो उनसे मैंने चर्चा की तो उन्होंने 50 मुझे ऑक्सीमीटर भी ला के दे दिए। और फिर मैंने जैन संघ के भी 5 सिलेंडर उन्होंने भी दे दिए और करीब 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी उन्होंने दे दिए। और फिर जैन समाज से मैंने चर्चा की, मैंने कहा भोजन की व्यवस्था के लिए भी, तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया। और पेशेंट के साथ उनके एक अटेंडर और हॉस्पिटल जो भी वहाँ पर चेक करने वाले थे, उन सब के लिए भोजन की व्यवस्था के लिए उन्होंने सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना और रात्रि का खाना और जो भी न्यूट्रिशन वाले भोजन के साथ साथ में सभी व्यवस्था उन्होंने की। तो पूरा का पूरा सीएससी, उनको तो सिर्फ स्टाफ की व्यवस्था करनी थी, तो पूरा का पूरा भामाशाह के द्वारा शुरू हो गया। फिर शुरू तो कर दिया, उन्होंने मेरे से एक चर्चा और कर दी कि सर ये ऑक्सीजन सिलेंडर तो आपने ले आए, भरवाएगा कौन? फिर मैंने ये जिम्मेदारी मैंने ले ली। मैंने कहा आप चिंता मत करो, इसका भरवाने का मैं अपना भरवा दूंगा। मैंने जहाँ पर ज़रूरत थी वहाँ से जाके, जब भी ज़रूरत होती थी मैं गाड़ी में, खुद की गाड़ी भी लेके जाता था और मेरे दूसरी गाड़ी जो पिकअप वगैरह थी उनसे भरवा के ला के देता था। तो ऑक्सीजन की कमी मैं इस चैनल के माध्यम से मैं मेरे भामाशाह और विधानसभा के भामाशाह को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस कोरोना जैसी महामारी में सभी तरह से, किसी ने, मेरे मित्रों ने, अर्जुन सिंह जी ने मास्क दिए, मदन सिंह जी छिपरवाड़ा ने करीब 5000 मास्क दिए, और अलग अलग तरीके से जो भी मांगा भामाशाह ने कहीं कमी नहीं छोड़ी। मैं तो कहूँ कि ये लड़ाई जब दुनिया कह रही थी कि कोविड महामारी में अब की बार तो लॉकडाउन, सख्त लॉकडाउन भी और धंधा बंद हो गया है और भामाशाह मदद नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि भामाशाह कहीं नहीं रुके। भामाशाह ने दिल खोल कर मुझे दिया। मैंने ही मना किया कि अब ठीक है, फिर अगर स्थिति और गंभीर होगी तो हम आपसे मांगेंगे।
इस प्रकार हमने जैसा कि इस बार बताया गया और साथ ही साथ हमने दौरा भी किया, तो कहीं ना कहीं हमें भी इस बात का मालूम हुआ कि जो भामाशाह है उन्होंने राजस्थान सरकार के साथ, स्थानीय विधायकों के साथ मिलकर एक बहुत अच्छी भूमिका निभाई। वो धन्यवाद के पात्र है। हमारा चैनल भी सैल्यूट करता है ऐसे भामाशाहों को कि वो इस तरीके से कार्य करें। लेकिन एक जो मुख्य रूप से देखने में आया है कि भामाशाहों के द्वारा किए गए कार्य का जो क्रेडिट है वो भी कई बार जो राजनेता है वो ले लेते हैं। आपकी ये बात मुझे अच्छी लगी, आपने प्रोत्साहित किया भामाशाहों को। तो कौन कौन से भामाशाह है आपके क्षेत्र को जिनका नाम आप पूरे प्रदेश के सामने रखना चाहेंगे, ताकि उनसे प्रेरित होकर और भी जो लोग हैं वो इस प्रकार से आगे आएँ? जैसे मैंने चर्चा शुरू से भी की थी, मैं वापस पुनः कहूँगा कि जिन भामाशाहों ने एक 6 वर्ष के युवा ने मेरे को फ़ोन किया कि सर ये ऑक्सीजन सिलेंडर आप जो कर रहे हैं उसमें किस प्रकार से है, तो मैंने कहा करीब 15 से 20 हज़ार रुपये तक सिलेंडर, क्योंकि उस समय तो कोई वो जो 12 हज़ार की कीमत थी वो 20 हज़ार रुपये में दे रहे थे। तो मैंने चर्चा की, तो जैसे ऊण गांव है हमारे ग्राम पंचायत में, ऊण और विधानसभा में ऊण गांव है, तो वहाँ एक छोकजी व्यास परिवार है, उनके 5 भाई, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको 6 सिलेंडर लाके दे दूँगा। तो इन्होंने पूरे परिवार ने, उनके जो ललित जी, राजू सिंह जी और भंवर जी वगैरह थे, तो उन्होंने 6 सिलेंडर ला के दिए। एक मेरे मित्र विक्रम सिंह जी, उनके पिताजी की डेथ हो गई थी। मैंने कहा कि अब आपको एक अच्छा अवसर है, आप उनके पिताजी के इस याद में, स्मृति में ऑक्सीजन के सिलेंडर, तो उन्होंने तुरंत 5 सिलेंडर ला के दिए। और उसी गांव में सब सेंटर भी है, तो उन्होंने 3 बेड भी ला के दे दिए उसी गांव के लिए, विक्रम सिंह जी ने। तो फिर एक उनके पास में पड़ोसी रहते प्रजापत, मोहन जी प्रजापत, उन्होंने भी वो जब उन्होंने मेरे से आगे से फ़ोन करके कहा विधायक जी मैं भी सिलेंडर देना चाहता हूँ, तो मैंने कहा कितना दोगे? 2। तो वो तुरंत सुबह मेरे पास पैसे ले, क्योंकि ये जो भी पैसे उन्होंने दिए खरीदी सब मैंने ही की थी। फिर उन्होंने वो कार्यक्रम उनके गाँव में जाकर, हम उनके घर पे जाकर कार्यक्रम रखते थे, सेवा भर्ती और हम मिलकर तो कार्यक्रम करवाए। और फिर गुड़ा में मोहन जी खत्रिय में जाके आया था, चेन्नई गया था, उनसे मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि कभी कोई काम पड़े तो बताना। मैंने एक फ़ोन किया, मैंने कहा सेठ जी ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता है, क्या करें? तो कि कितने? मैंने कहा 10 एक आप दिलवा दो। तो उन्होंने कहा तुरंत खाते नंबर दे दिया, तो खाते में पैसे डाल दिया, मैंने तुरंत 10 सिलेंडर उनसे ले आए। फिर वह गुड़ा में मैं कार्यक्रम करने गया जैन समाज के वहाँ, तो वो मोहन जी खत्री ने जो काम किया, तो उसके वहाँ काम करने के, तो जैन समाज ने कहा कि एक मैंने कहा कि आप भी, तो उन्होंने ऑक्सीजन के 50,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का एक लाने के लिए तुरंत प्रवास में 50,000 रुपये दे दिए। तो उस पीरियड में जिस प्रकार जाते, जैसे रायतल वालों का नरपत सिंह जी का फ़ोन आया कि मुझे भी इसमें सेवा मौका दीजिए, तो उन्होंने भी 5 ऑक्सीजन के सिलेंडर। उसी प्रकार शंखवाली गाँव से शिवनाथ जी, उनके पिताजी की, शिवनाथ जी की डेथ हुई, तो उनके बेटे ने तुरंत उन्होंने 5 सिलेंडर ला के दिए। तो इस प्रकार से मेरे क्षेत्र में जो सिलेंडर की व्यवस्था हो गई। फिर जैन समाज ने 7 तो कंसंट्रेटर लाए और 5 अलग अलग ग्रुप है जैन समाज के, और में आओ ग्राम पंचायत है, तो वहाँ से 5 ऑक्सीजन के सिलेंडर के साथ में उन्होंने वो दे दिए। और फिर मेरी भी इच्छा हुई, तो मैंने भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के 25 लाख रुपए MLA फंड से दिए। जी, तो जैसा कि इस बार राजस्थान में इस लहर के बावजूद भी कई विधायक जो थे उन्होंने राजनीति से नहीं चूके। उन्होंने आरोप लगाए केंद्र सरकार पे, तथाकथित रूप से आरोप लगाए, जिन्हें तथाकथित रूप से कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको लेकर एक भेदभावपूर्ण रवैया है राजस्थान के प्रति, वो अपनाया है केंद्र सरकार ने। उस तथ्य को आप किस तरीके से देखते हैं? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, जब हमारे नेतृत्व ने, जैसे मैं भाजपा से बिलोंग करता, तो हमारे नेतृत्व ने सीधा स्पष्ट तरीके से कहा था कि हमें इस महामारी में किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं करनी है। राजनीति नहीं करके सिर्फ सेवा का काम करना है, और भले वो अपनी सरकार नहीं है, यहाँ पर विपक्ष की सरकार है, फिर भी पूरे साथ सहयोग करके करना है। लेकिन जहाँ यहाँ राजस्थान की राज्य सरकार ने इसमें भी राजनीति करने से नहीं चूके। वो रेमडेसिविर की बात करते थे कि रेमडेसिविर हमें कम आपूर्ति हो रही है। मैं आपसे मनोज जी इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, अगर रेमडेसिविर कम हो रही थी तो आपने पंजाब में 20,000 रेमडेसिविर क्यों भेजी? जब पीक पॉइंट पे था, आप वो तारीख देख लेना, जब कोरोना पीक पॉइंट पे था
उस समय उन्होंने 20,000 रेमेडी शिविर, आपने हरी झंडी रघु शर्मा जी वगैरह बता रहे थे और वो भेजते हुए, वो तो आजकल न्यूज़ में सब आया था। उसी प्रकार मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑक्सीजन के जनवरी महीने में इनको फंड दे दिया था ऑक्सीजन प्लांट लगाने के। क्या उन्होंने क्या कार्रवाई की ये बता दीजिए। जो ऑक्सीजन, उस समय तो ऑक्सीजन की इतनी मारामारी नहीं थी, कोई ज़रूरत नहीं थी। जब आपको फंड मिल गया तो आप उसको तुरंत प्रभाव से वो प्लांट लगाने थे, उस पर भी नहीं लगे। ऐसी कौन सी सरकार थी जो पेंडेमिक इतनी महामारी में केंद्र सरकार ने हवाई जहाज से, जो अपने जो सैनिक थे, एरोप्लेन से भी लाई ऑक्सीजन, ट्रेन से भी लाई, और मैं कहूँगा कि ये जल से भी, तीनों जगह से सेना का उपयोग किया। थल सेना, जल सेना और वायुसेना, तीनों का उपयोग करते हुए ऑक्सीजन की कमी मात्र 3 दिन में पूर्ति की। और उस समय भी ये लोग, आप भले दिल्ली में देखोगे या राजस्थान में, उस समय भी ये ब्लैक करने के लिए इनके नेताओं ने ऑक्सीजन को छुपा के रखा था। और उसमें अब वेंटिलेटर की भी, उसमें भी राजनीति कर ली उन्होंने। वेंटिलेटर को भी उन्होंने, जब केंद्र से पीएम फंड से वेंटिलेटर आ गए थे तो उनको सुचारू रूप से शुरू करने थे, देखना था क्या है क्या नहीं है, और उनको कैसे उसमें पॉलिटिक्स करे वो काम करना, शुरू नहीं करना। मेरे जालोर जिले की बात करूँ तो 13 वेंटिलेटर पीएम केयर फंड से आए हुए थे। हम लोग तड़प गए, अधिकारियों से बात करके परेशान हो गए, लेकिन वो वहाँ तो भेजते कि हमारे पास 13 वेंटिलेटर है, लेकिन शुरू एक भी नहीं किया। इतनी मतलब, और जब उनके मंत्री और उनसे बात करते थे तो हम शुरू करवा देंगे, एक दिन भी वेंटिलेटर हमारे यहाँ कोई एडमिट हुए नहीं, क्योंकि वेंटिलेटर था ही नहीं तो एडमिट कहाँ से होंगे। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पॉलिटिक्स की, और हमारे नेता, भले वो केंद्र सरकार के हो या राजस्थान के हो, आप फिल्म में से देख लेना कि सेवा के भाव से इतनी पेंडेमिक में भी घर घर घूम रहे थे, गांव-गांव घूम रहे थे। और हॉस्पिटल में मैं तो ये कहूँगा कि जब कोविड सेंटर में मैं कंटिन्यू हर दूसरे दिन एक दिन लेटा जाता था, एक दिन जालोर जाता था, एक दिन और कंटिन्यू लोगों के बीच में, और जो उनकी आवश्यकता होती थी, भले उनको कहाँ एडमिट करवाना, मेरे और विधानसभा में मैंने एक भी पेशेंट को ये पेशेंट नहीं कह सकता था कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिली या हमें ऑक्सीजन की वजह से हमारी डेथ हुई या हमारे एडमिट नहीं हुआ उसकी वजह से डेथ। हाँ, डेथ हुई है, हमने खोया है खूब, हमारी और की जनता को, मैंने हमारे प्रमुख लोगों को भी खोया और आम जन को भी खोया है, लेकिन वो ये कि बिना इलाज के किसी को नहीं खोया। मैंने पूरा प्रयास किया कि जहाँ भी हुआ उनको एडमिट करवाया। कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि जनता का जो विश्वास था इस कोरोना काल में, इस स्थिति के बाद में सरकार से डगमगाया है, या सरकार के प्रति जो रवैया क्या रहा, क्या रवैया निकल के आया आपके क्षेत्र से, या बात करें संपूर्ण क्षेत्र से? तो उन्होंने, जैसे मैं राजस्थान सरकार की बात करूं तो उन्होंने एक माहौल ख़राब करने की और मोदी जी के खिलाफ में माहौल ख़राब करने की प्रयास किया था, लेकिन लोगों को अथाह विश्वास है मोदी जी पर कि मोदी जी जो करेंगे देश हित में करेंगे, जनता हित में करेंगे। उन्होंने टूल किट, आपने देखा होगा टूल किट यूज़ किया था कि जैसे इनके मीडिया पर कोई कैसे शमशान बतानी, वो करना, वो ये कर रहे थे। इन्होंने पूरी तरह से लोगों के दिल में से निकाल दिया कि राजस्थान की सरकार, गहलोत जी पिछले फर्स्ट लॉकडाउन से आज दिन तक जनता के बीच में नहीं गए, इनको एक बार भी पूछने ये नहीं गए कि आपकी स्थिति क्या है। सिर्फ वर्चुअल 3-4 अधिकारी को बुला देते थे और उसका प्रोमो करके किस प्रकार से मीडिया में देना, ये सब सत्ता में है तो करते हैं। तो ये पूरा प्रयास किया कि नहीं हम काम कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से चिकित्सा मंत्री और ये पूरी तरह से अब की बार तो मैं ये कहूँगा कि जिम्मेदारी पूर्वक उनका जो काम था, जो जिम्मेदारी थी, लेकिन ये सिर्फ दोनों जन राजनीति करने में लग गए। इस कोरोना काल में भी कांग्रेस की स्थिति देखें तो एक बार विघटन की सी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसके बाद में आप क्या लगता है कि कांग्रेस सरकार लोगों को बचाने में बिजी थी या फिर अपनी सरकार बचाने में बिजी थी? जैसा कि सभी पूरी राजस्थान की जनता को पूरा पता है कि पहले लॉकडाउन में भी उनकी यही स्थिति थी। पहले लॉकडाउन लगा तब ये जैसलमेर की होटलों में इनके पूरे विधायक थे। कोई भी विधायक, कोई भी इनका राजनेता क्षेत्र में नहीं घूमा। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, सभी विधायक, सभी सांसद क्षेत्र में घूम कर उनको राशन किट की जगह राशन किट दे रहे थे। दूसरी आवश्यकता थी तो आवश्यकता की आपूर्ति कर रहे थे, सेवा का काम कर रहे थे, भामाशाहों को प्रमोट कर रहे थे। पीएम प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान पर लाखों भामाशाहों ने करोड़ों रुपये दिए थे। और अभी लॉकडाउन में इस बार भी, उस समय भी उन होटलों में रहे, इस बार भी उनको ये डर सता रहा था कि कहीं 20 विधायक 25 विधायक और चले गए तो हमेशा उनकी मॉनिटरिंग यही रहती थी। आज
वापस राजस्थान की सील बंद, उनको ये RT-PCR चेक करके जाना है, क्योंकि उनको देखना है कि विधायक कहीं जा तो नहीं रहे। तो अब की बार भी उनको यही कोशिश रही कि सरकार कैसे बचाए, उन्होंने जनता की कोई चिंता नहीं की। मैं तो ये कहूँगा पिछले 2 साल से सिर्फ और सिर्फ सरकार बचाने के चक्कर में पूरी जनता का, मतलब कि ये समझो कि ये मैं तो राजस्थान में जो घटना हो रही है इसका पूरे जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि राजस्थान में एक असमंजस्य की स्थिति इस बार लॉकडाउन लगाने को हो गई थी, जहां एक तरफ राहुल गांधी कहते थे कि लॉकडाउन से जो कोरोना है इसको रोका जा सकता है, वही दूसरी बार ट्वीट करके कहते हैं कि लॉकडाउन से कोरोना को नहीं रोका जा सकता, ये उपाय नहीं है, इससे लोग भूखे मर जाएंगे। इसके बावजूद राजस्थान में भी इस बार देरी हुई है इसमें लॉकडाउन लगाने को, शादी विवाह को लेकर ले रहे हैं या किसी भी बात को करें, तो इसका परिणाम और जो खामियाजा है वो जनता ने भुगता भी है। तो क्या किस नज़रिए से देखते हैं आपको? इनको ये एक तरफ इनके जो कार्यकारी अध्यक्ष कह सके, राष्ट्रीय अध्यक्ष एक तरफ कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी को लॉकडाउन लगा देना चाहिए, फिर दूसरी तरफ फिर वापस उनका स्टेटमेंट आता है कि लॉकडाउन से लोग भूखे मर जाएंगे, ये स्टेटमेंट। और इस दरमियान में अशोक गहलोत जी के दिमाग में लॉकडाउन लगाऊं तो हमारे आला कमान नाराज हो जाएगा, और ये आला कमान नाराज न हो इसलिए उन्होंने देरी से ये लॉकडाउन लगाया। जबकि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि राजस्थान जितनी भी सरकारें थी, राज्य की सरकार को कर दिया था कि आप अपने अनुसार जैसा आपको फील हो रहा है उस हिसाब से आप लॉकडाउन लगा दीजिए, जिससे आपको भी लगे कि समस्या कहाँ है। लेकिन उस आला कमान के बयान को देखकर, उनके वो ट्वीट को देखकर मुख्यमंत्री जी ने खूब देरी के बाद में लॉकडाउन लगाया, जिससे ये अपनी जो बड़ी समस्या आई थी, जो हम कह रहे हैं ना कि एडमिशन नहीं मिल रहे थे, जो हॉस्पिटलों में जो महामारी के दौरान जो हाहाकार मचा हुआ था, ये कहीं न कहीं ये लॉकडाउन की देरी के कारण था। अगर समय पर लगा देते उसी प्रकार से प्रथम लॉकडाउन, भले अभी सभी ने ये कहा, अब की बार जब लॉकडाउन लेट लगा तो सभी ने मोदी जी को याद किया। वास्तव में मोदी जी ने अगर वो लॉकडाउन नहीं लगाया होता तो आज हम जिंदा नहीं रहते। जो जनता है ना, उनको सब समझ में आता है कि जो व्यवस्था की थी पहले, क्योंकि हमारे पास में उस समय तो मास्क, उस समय हमारे पास में पीपी किट, उस समय हमारे पास ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर वगैरह कुछ व्यवस्था नहीं थी। उस समय इतना बढ़िया उमदा जो प्रयोग था वो किया था, और अब की बार इन राज्य सरकार के भरोसे छोड़ा तो ये जनता का ये हाल हो गई। अब जैसा कि तीसरी लहर आने की संभावना जताई जा रही है, हम नहीं चाहते कि ये लहर आए, लेकिन इसको देखते हुए आप आपके क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके से इससे बचकर रहें और किन सावधानियों का प्रयोग करें? मैं तो पहले तो भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि इस महामारी से बचा ले और ये तीसरी वेव हमारे क्षेत्र में, पूरे भारत में कहीं नहीं आए। फिर भी मैं मेरे क्षेत्रवासियों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि जो कोविड की प्रोटोकॉल के अनुसार मास्क बांध के रखना है और सैनिटाइज का उपयोग करना है, और अधिक बिना काम से घूमना नहीं है, और अधिक भीड़ भाड़ इलाका में नहीं जाना, और भीड़ भाड़ भी नहीं करनी, बिना कारण से भीड़ भाड़ भी नहीं करनी है। और जो दुकानदार बड़ी काफ़ी समय के बाद में दुकानें खोली है तो उन्हें भी, उनकी भी एक दायित्व बनता है कि वो भी मास्क के अनुसार ही मास्क बांध कर व्यापार करें, जिससे उनका व्यापार बंद नहीं करना पड़े, वापस पुनः लॉकडाउन लगाना नहीं पड़े। अगर सावधानी रखोगे तो पूरे साल भर हमारा बिजनेस में भी फर्क नहीं पड़ेगा। और जो मैं एक इस चैनल के माध्यम से एक और निवेदन करूंगा कि जो भारत सरकार ने हमारे लिए एक वरदान साबित हो रहा है वैक्सीनेशन, उसमें अब पूरे A to Z 18 से लगाकर 100 वर्ष की उम्र तक सबको वैक्सीनेशन लग रहा है। तो आप बिना किसी भय के, बिना किसी भ्रम के, जिस प्रकार से पूर्व के इनके नेताओं ने भ्रम फैलाया था, और हम इस सेकेंड वेव में मरने का दूसरा कारण ये भी है कि उन्होंने जो भ्रम फैलाया था, अगर वो उस समय वैक्सीनेशन लग जाती और वैक्सीनेशन हो जाता तो ये स्थिति नहीं आती। तो मैं पुनः हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, वैक्सीनेशन के साथ साथ में सावधानी रखते हुए मास्क और सैनिटाइज का उपयोग करें और अधिक भीड़ वाले इलाकों में भी नहीं जाएं। धन्यवाद करता है हमारा चैनल, सैल्यूट करता है उन राजनेताओं को जो इस तरीके की सोच रखते हैं और जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर किसी भी परेशानी में खड़े होने का जज्बा रखते हैं। आप देख रहे हैं TPV न्यूज़।